नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने राजस्थान में भारत वंदे एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। राजस्थान को विधानसभा चुनाव के महज 7 महीने पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन से जुड़े और इस दौरान नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर जयपुर के लिए रवाना किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ने राजस्थान की पर्यटन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, जहां राज्य के तीर्थ स्थलों पर भी श्रद्धालु आसानी से पहुंच सकेंगे। बता दें कि जयपुर से आज चल रही वंदे भारत ट्रेन दिल्ली तक खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सफर करेंगे और इस दौरान जयपुर जंक्शन तक सीएम अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र और रेलवे के तमाम आला अधिकारी और बीजेपी के शीर्ष नेता भी मौजूद रहे। वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के बाद आम जनता के लिए ट्रेन की सेवाएं 13 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएंगी, जहां ट्रेन अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। ट्रेन का जयपुर, अलवर और गुड़गांव के स्टॉपेज में पॉइंट बनाया जाएगा, तो वहीं ट्रेन का संचालन जयपुर मंडल की ओर से किया जाएगा। बताया जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस अजमेर की दिल्ली कैंट का सफर महज 5 घंटे 15 मिनट में पूरा कर लेगी। बता दें कि पीएम मोदी ने दिल्ली अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिक्र किया। उन्होंने अशोक गहलोत को अपना प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि आपके दोनों हाथों में लड्डू है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। राजस्थान की धरती को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत मदद करेगी। तीर्थराज पुष्कर हो या फिर अजमेर शरीफ, आस्था के ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचने में भी अब श्रद्धालुओं को ज्यादा आसानी होगी। और मुझे गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो हाथ में लड्डू है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब पंजाब के बठिंडा की, जहां मिलिट्री स्टेशन पर फायरिंग हुई। इस दौरान 4 जवानों की मौत हुई है। पंजाब के बठिंडा में बुधवार सुबह मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की घटना हुई। ये घटना सुबह 4:35 पर हुई, जहां गोलीबारी की इस घटना में 4 जवानों की जान चली गई है। फायरिंग की सूचना मिलते ही क्विक रिएक्शन टीम सक्रिय हो गई और आसपास के इलाके में घेराबंदी कर पूरे इलाके को सील कर दिया गया। बता दें कि क्यूआरटी टीम ने तत्काल ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बताया जा रहा है कि हमलावर सिविल ड्रेस में था। बता दें कि इस हमले में जिन 4 जवानों की मौत हुई है वो जवान 80 इमीडिएट रेजिडेंट के बताए जा रहे हैं। बता दें कि फायरिंग की घटना ऑफिसर्स मैस में हुई। हालांकि पुलिस ने इस आतंकी हमले की घटना से इनकार किया है, जहां बठिंडा के एसएसपी के मुताबिक यह आतंकी हमला नहीं है। पुलिस ने इसे आपसी टकराव की घटना मानकर चल रही है। फिलहाल मिलिट्री स्टेशन के अंदर पुलिस को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई। बता दें कि इस दौरान कुछ दिन पहले ही यूनिट गार्ड के रूम में एक इंसॉस असॉल्ट राइफल गायब हुई थी। इसके लिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस घटना से उसी राइफल का इस्तेमाल किया जा गया है। बता दें कि सुरक्षा बलों ने बठिंडा कंटेनमेंट जोन को सील कर दिया गया। इस दौरान फायरिंग के बाद
बठिंडा आर्मी कैंप के पास के सभी दफ्तर बंद कर दिए गए, जहां स्कूल कॉलेज को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। तो वहीं आर्मी के जवान आपस में भी किसी को जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जहां आर्मी की तरफ से सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि इलाके में मोबाइल इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। जहां बठिंडा में मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग को लेकर सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जहां फायरिंग को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे मामले पर बैठक बुलाई है। बठिंडा के एसएसपी गुरमीत खुराना ने कहा कि यह टेरर अटैक नहीं है, ना ही पैनिक होने की कोई बात है। मौके पर हमारी टीम मौजूद है और हमले की जांच की जा रही है और सभी स्थिति नियंत्रण में है। तो वहीं इस मामले में एक संदिग्ध नागरिक को भी हिरासत में लिया गया है, जहां बठिंडा मिलिट्री स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बता दें कि कुछ देर पहले ही इंसान से राइफल गायब होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद अब एक और संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं कर्नाटक चुनाव की, जहां कर्नाटक में बीजेपी की लिस्ट जारी करने के बाद अब बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एक महीने पहले ही अब बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी अनाथी निर्वाचन क्षेत्र से टिकट मिलने से नाराज चल रहे हैं और अब लक्ष्मण सावदी ने विधान परिषद सदस्य और बीजेपी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा देने की ऐलान किया है। दरअसल कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के अपने फैसले की घोषणा की, जहां एक दिन पहले ही राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था। तो वहीं मौजूदा विधायक महेश कुमथल्ली को बेलगावी जिले के अथानी विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। बता दें कि लक्ष्मण सावदी अथानी के तीसरी बार विधायक रहे हैं, जहां बीजेपी विधानसभा परिषद के बाद संवादी सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मैंने निश्चित रूप से एक निर्णय लिया है। मैंने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वह बृहस्पतिवार शाम को कड़ा निर्णय लेंगे और शुक्रवार से काम शुरू कर देंगे। उनकी घोषणा के बाद अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि उनकी जगह महेश कुमथल्ली को उन बागियों के समूह में शामिल थे जिन्होंने 2019 में कांग्रेस जनता दल गठबंधन की सरकार को गिराने और बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनाने में बीजेपी की मदद की थी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इसी के चलते सत्तारूढ़ पार्टी ने विधायक महेश को बेलगावी जिले की अथानी विधानसभा सीट से टिकट दिया है, अब जिसके बाद बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं माफिया अतीक अहमद की, जिनको साबरमती जेल से प्रयागराज लिया जा रहा है। इस दौरान अतीक अहमद ने एक बयान दिया है। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से वापस सड़क के रास्ते प्रयागराज ला रही है। बता दें कि अतीक अहमद को साबरमती जेल से राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के शिवपुर होते हुए झांसी के रास्ते प्रयागराज लाया जाएगा। जैसे ही अतीक अहमद का काफिला देर रात राजस्थान के डाबी थाना पहुंचा, तो इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि उसका परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इस दौरान अतीक अहमद ने कहा कि हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। मैं उमेश पाल हत्याकांड में कैसे कर सकता हूं, मैं जेल में बंद था। तो वहीं अतीक अहमद ने कहा कि कोई सवाल कर रहा था कि माफियागिरी समाप्त हो गई है। माफियागिरी तो पहले ही समाप्त हो गई थी, अब तो सिर्फ रगड़ा जा रहा है। जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहां से नहीं किया, वहां जैमर लगे हुए हैं। कोई साजिश हमने जेल से नहीं रची। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, मट्टी में तो मिल गए हैं। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं देश के कई राज्यों में आए भूकंप के झटकों की। बता दें कि बिहार, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बुधवार की सुबह बिहार, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें कि बुधवार की सुबह बिहार के अररिया में एक धरती हिली थी, जहां रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। जहां नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक
भूकंप के झटके बुधवार सुबह 5:35 पर महसूस किए गए, जहां भूकंप से जानमाल की कोई क्षति की खबर सामने नहीं आई है। बता दें कि भूकंप का केंद्र धरती के 10 किलोमीटर अंदर था, जहां अररिया के अलावा कई और जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो वहीं बुधवार की सुबह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी इतनी ही तीव्रता का एक और भूकंप झटका आया, जहां सिलीगुड़ी में 140 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम से आए भूकंप के झटकों की सूचना सबसे पहले विभाग ने दी। बता दें कि जानकारी के अनुसार भूकंप के बुधवार को सुबह 5:35 पे आया और इसमें भी किसी के नुकसान होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो वहीं बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और यहां करीब सुबह 10:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4 मापी गई है और इस केंद्र पर जम्मू कश्मीर में जमीन के करीब 10 किलोमीटर होने की आशंका जताई गई है, जहां प्राथमिक जानकारी के मुताबिक इस भूकंप से फिलहाल कोई नुकसान जम्मू कश्मीर में भी नहीं हुआ है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं 3 दिवसीय रक्षा सम्मेलन की, जिसका शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इस सम्मेलन का आयोजन भारत का रक्षा मंत्रालय विभाग की तरफ से किया जा रहा है। बता दें कि इस सम्मेलन में देश विदेश के प्रतिष्ठित रक्षा वित्त और इकोनॉमिक्स से जुड़े पर समझ और रखने वाले प्रोफेसर और सरकारी अधिकारी की उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों को लेकर चर्चा की जाएगी। जहां रक्षा मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारियों के मुताबिक यूएसए, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और केन्या के प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। दरअसल रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर आयोजित किए जाने वाले इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य रक्षा मामलों में इन कारकों का इस्तेमाल करने के लिए वैश्विक चर्चाओं का भाग लेना और इस विषय पर एक स्थायी खाका तैयार करना है। सम्मेलन के पीछे की वजह सहयोगी देशों के साथ मिलकर उनके टेक्निक, अनुभव और एक्सपर्टीज यानी कि विशेषज्ञता का प्रसार करना भी है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की, जिन्होंने भारत से मदद मांगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानवाधिकार पर सहायता के लिए मदद मांगी है। जहां भारत दौरे पर आई यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिली जापरोवा ने मंगलवार को राज्य विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी के पत्र सौंपा। बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने पत्र में भारत के अतिरिक्त दवाएं और चिकित्सा उपकरणों को भेजे जाने की मदद करने का अनुरोध किया है। तो वहीं यूक्रेन की विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के समय उनके देश में पढ़ रहे भारत के मेडिकल छात्रों को राज्य में उनकी योग्यता के लिए परीक्षा देने की अनुमति देगा, जो कि भारत के हजारों छात्रों के लिए बड़ी राहत की बात होगी, जिनको युद्ध शुरू होने के बाद भारत आना पड़ा था। दरअसल भारत में एक थिंक टैंक को संबोधित करते हुए डिप्टी विदेश मंत्री एमिली जापरोवा ने कहा कि रूस के साथ खड़े होने का अर्थ इतिहास के गलत पक्ष के साथ होना और उसका देश के भारत के साथ घनिष्ठ संबंध चाहता है। इस दौरान जापरोवा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के उनके देश के सैन्य संबंध करीब 3 दशक पहले से शुरू हुए थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका पाकिस्तान के साथ गठजोड़ भारत के खिलाफ है। बता दें कि यूक्रेन के उप विदेश मंत्री ने भारतीय अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि भारत एक वैश्विकता नेता और G20 के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में शांति स्थापित करने के लिए अहम भूमिका निभा सकता है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं कोरोना मामलों की। बता दें कि देश भर में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले 7,830 हो गए हैं। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,830 नए मामले सामने आए हैं, जहां देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर अब 40,215 पहुंच गई है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4,692 लोग ठीक भी हुए हैं। बीते दिन के मुकाबले कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल देखा गया है, जहां मंगलवार को देश में कुल 5,880 मामले सामने आए थे। तो वहीं पिछले 24 घंटे में देश में 7,830 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में भी कोरोना के आंकड़ों में बड़ा उछाल आया है, जहां मंगलवार को महाराष्ट्र में 24 घंटे में 919 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि एक मरीज की कोरोना के चलते मौत हुई थी। तो वहीं दिल्ली में भी कोरोना के मामले
तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां मंगलवार को दिल्ली में 24 घंटे में 980 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 2 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।